नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए लेकर आया है सामान्य हिंदी का एक टेस्ट पेपर, जिसमें दोस्तों मैंने टोटल 10 प्रश्न इंक्लूड किए हैं और ये 10 प्रश्न दोस्तों अभी हाल ही में MP पटवारी के एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये 10 प्रश्न जो मैंने दोस्तों आपके सामने आज लेकर आया हूँ, इन 10 प्रश्नों से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। यदि आपने पहले से पढ़ चुका है तो अच्छी बात है, नहीं तो दोस्तों ईमानदारी से टेस्ट लगा लो ये वाला, और जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। बोल रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन क्या होता है? कुछ नहीं दोस्तों, आपको ये देखना है कि किस शब्द में आधा अक्षर के बाद वही शब्द पूरा लिखा है। जैसे यहाँ दिल्ली देखिए, दिल्ली में आधा ला के बाद पूरा ला लिखा है, यानी कि फुल ला लिखा है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों ये क्या, ये द्वित्व व्यंजन है। जैसे उदाहरण के दोस्तों सज्जन है। ठीक है, सज्जन में देखिए आधा जा के बाद पूरा जा लिखा है, मतलब यहाँ भी क्या है, ये द्वित्व व्यंजन है। बस इतना सा आपको देखना है। ये आपसे अगर इस प्रकार का क्वेश्चन यदि द्वित्व व्यंजन से आएगा तो आप कर लोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी हाँ, मैं खा रहा हूँ वाक्य में कौन सा निपात है। देखो दोस्तों, आपको हिंदी को ना पढ़ के भी आना चाहिए और बोलकर भी आना चाहिए और लिखकर भी आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लिखने में बर्तनी वाले क्वेश्चन आते हैं और बोलने में दोस्तों ये निपात इपात वाले क्वेश्चन आते हैं। अब बोलोगे सर यहाँ क्या निपात हो गया। निपात क्या होता है दोस्तों, जब हम किसी बात को बल देकर बोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर निपात होता है। निपात का उदाहरण बता रहा हूँ, तुम्हें आज आना ही पड़ेगा। तुम्हें आज आना ही पड़ेगा। तो यहाँ देखो, अगर मैं बोलूँ कि तुम्हें आज आना पड़ेगा तो वही बात हो रही है, लेकिन तुम्हें आज आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा मतलब ही लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये ही क्या होता है दोस्तों, आप निपात होता है। मतलब दोस्तों हम बल दे के बोल रहे हैं कि तुम्हें आज आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों, जी हाँ मैं खा रहा हूँ, यहाँ कौन सा निपात होगा, यहाँ दोस्तों याद हो जाएगा, याद रखना, यहाँ स्वीकारात्मक हो जाएगा। क्यों, मैं स्वीकार कर रहा है। देखिए वाक्य में कह रहा है जी हाँ मैं खा रहा हूँ, तो यहाँ स्वीकारात्मक निपात है। ठीक है, स्वीकारात्मक निपात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। द्विगु समास क्या होती है आपको पता है ना, जिसका पहला शब्द संख्यावाची होता है। ठीक है, उसे द्विगु समास कहते हैं। तो देखिए, जो स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जहाँ से मैंने ये क्वेश्चन उठा के लाया हूँ, तो उस स्टूडेंट ने इसका आंसर लगाया था नवयुवक। उसने 9 सोच के संख्यावाची शब्द सोचा होगा और आंसर लगा दिया नवयुवक। लेकिन नवयुवक का मतलब दोस्तों याद रखना, यहाँ नव कोई संख्या नहीं है। नवयुवक का मतलब होता है यहाँ पर नया या युवा। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, नया मतलब 9 है, हाँ ये कोई संख्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर होता है त्रिवेणी। त्रिवेणी में त्रि जो है दोस्तों ये संख्यावाची शब्द है, इसलिए त्रिवेणी इसका आंसर सही होता, नवयुवक नहीं होता। बाकी दो तो ऑप्शन इसके उदाहरण हो ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है अपादान तत्पुरुष समास का सही उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है, यहाँ है एक्स्ट्रा लगा है, अपादान तत्पुरुष समास का सही उदाहरण है बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है वो। ठीक है, मेरे को 6वीं क्लास से याद है ये अभी तक, है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि कर्ता ने कर्म को करण से, करण से यहाँ भी आता है और अपादान से यहाँ भी आता है, लेकिन इन दोनों में अंतर होता है। जब भी अपादान की बात होती है और से आता है तो अलगाव का भाव उत्पन्न होता है, अलगाव का या बिलगाव का या अलग होने का। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों, ऋण मुक्त जो लिखा हुआ है, ऋण मुक्त का मतलब होता है ऋण से मुक्त होता है। क्या होता है, ऋण से मुक्त होना मतलब कर्जा से मुक्त हो जाना। ठीक है, अलग हो जाना। तो यहाँ ऋण मुक्त में क्या होगा, अपादान तत्पुरुष होगा। क्लियर हो गया। चलिए भाई, बाकी में क्या हो जाएगा, दादा दादी में द्वंद्व समास हो सकता है, रात दिन में द्वंद्व समास हो सकता है, सतरंग में द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फौज का पर्यायवाची शब्द है।
देखिए दोस्तों, मैंने बताया ना आपको कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। यहाँ वो फौज का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछ रहा आपसे, वो पूछ रहा है कि बाकी जो 3 ऑप्शन हैं उनके पर्यायवाची शब्द आपको पता है कि नहीं। ठीक है, चलिए मैं 2 बता देता हूँ, आप 1 बताना। प्रसून का मतलब फूल होता है, कीस का मतलब बंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ फौज का पूछ रहा है तो ये 2 तो हो नहीं सकते। अब आप मुझे बताना दोस्तों कि उरग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ठीक है, और याद रखना फौज का पर्यायवाची शब्द यहाँ आंसर हो जाएगा वाहिनी। क्या हो जाएगा? वाहिनी। कहते हैं ना हम वाहिनी बल, इस प्रकार से। ठीक, वही फौज का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, चलिए कागज ते कैनवास के रचनाकार है। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन में समझने और समझाने के लिए कुछ नहीं रहता, ये क्वेश्चन सिर्फ रटने वाले हैं। जितनी रचनाएं रट सकते हो रट लो। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, कागज ते कैनवास किसकी रचना है? अमृता प्रीतम की रचना है, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरारती एवं कठोरता किस संज्ञा के उदाहरण हैं? खालिस्तान संज्ञा के उदाहरण हैं। तो शरारती, देखो शरारत और कठोर दोनों में ता लगा के और इसमें बड़ी की मात्रा लगा के इनको क्या बनाया गया है? संज्ञा बनाया गया है। ठीक, अब कौन सी संज्ञा है ये? देखो व्यक्तिवाचक मतलब जैसे राम हो गया, श्याम हो गया। ठीक है, द्रव्यवाचक मतलब दोस्तों कोई पदार्थ हो गया, वस्तु हो गई। जातिवाचक मतलब दोस्तों जैसे मैंने कहा नदी, नदी एक जाति को संबोधित करती है, लेकिन नदी कोई भी हो सकती है, गंगा भी हो सकती है, यमुना भी हो सकती है, नर्मदा भी हो सकती है। अगर हम नदी की बात करें तो वो संपूर्ण जाति को क्या कहती है? बोध कराती है। लेकिन अगर हम गंगा की बात करेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगी, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर नेम है वो। ठीक है, और ये शरारत और कठोरता ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास जी की बाल लीला में किस रस की अनुभूति होती है? तो शानदार तरीके से याद रखना मेरे भाई कि सूरदास जी की बाल लीला में वात्सल्य रस की अनुभूति होती है। ठीक है, क्या होती है? वात्सल्य रस की अनुभूति होती है। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का उन्होंने वहाँ पर वर्णन किया है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन बताइए, वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ है सीमित साधनों से बड़ा कार्य करने का प्रयास है? बोल रहा है कौन सी लोकोक्ति ऐसी है जिसका अर्थ है सीमित साधनों से बड़ा कार्य करने का प्रयास है। ठीक है, और अभी ये काम कौन कर रहा है? ये काम अभी कर रहा है हम। क्यों? क्योंकि हमारे पास ना तो बोर्ड है, ठीक है, और कुछ नहीं है, फिर भी हम बड़ा कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? कि हम बहुत अच्छा आपको कंटेंट दे रहे हैं। दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं ये आप जानते हो, लेकिन हमारे पास अगर कोई सुविधाएं रहती, बोर्ड रहती, तो हम भी आपको सामान्य हिंदी के एक दिन में 2 घंटे में 500 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते। लेकिन थोड़ा हमारे पास क्या है, थोड़ा अभी सीमित संसाधन है। ठीक है, तो चलिए ये कभी कभी भावनाओं में चला जाता हूँ मैं, है ना, इसी को भाववाचक संज्ञा कहते हैं ना। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन में दिमाग लगाओ। ठीक है, सीमित साधनों से बड़ा कार्य करने का प्रयास होता है। इमली के पात पर दंड पेलना। क्या? इमली के पात पर दंड पेलना। इमली जानते हो, खाने वाली इमली। इमली की डगाल जो होती है ना, ठीक, शाखा बहुत मजबूत होती है। ठीक है, अगर दोस्तों आपके पास कोई चीज़ लटकने के लिए नहीं भी है ना, तो उसकी डगाल में जाकर लटक जाना। ठीक है, टूटती नहीं है वो। तो वही चीज़ कहना चाह रहा है वो, इमली के पात पर दंड पेलना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अब प्रत्यय उपसर्ग क्या होते हैं बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब ये बताइए कि लोहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मैंने कितने बार बोल चुका हूँ, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आपको सबसे पहले उसका मूल शब्द अलग करना है, और लोहार का मूल शब्द है लोहा। ठीक है, तो लोहा के बाद बच रहा है आपका क्या? रा। ठीक है, लेकिन ऐसा मत समझना कि सिर्फ रा प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, लोहार में दोस्तों लोहा प्लस आर होगा, आर प्रत्यय होगा यहाँ पर। ठीक है, लोहा या लोह हो सकता है इसका रियल वर्ड। ठीक है, मूल वर्ड लोहा भी नहीं होगा, लोह होगा। ठीक है, लोह धन आर बराबर लोहार, मतलब लोहे का काम करने वाले को हम लोहार कहते हैं, सोने के काम करने वाले को सुनार कहते हैं। ठीक है, समझ गए?
चलिए एक क्वेश्चन और पूछूंगा मैं कि जो गोंड जनजाति होती है मध्य प्रदेश में, उसकी कौन सी उपजाति है जो लोहासुर को अपना देवता मानती है? इसको देवता मानती है, लोहासुर को अपना देवता मानती है। एमपी जीके का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, हिंदी पढ़ा रहा हूँ लेकिन क्वेश्चन जीके का, एमपी जीके का है। तो क्या हुआ, आपको पढ़ना तो सभी है ना भाई, है ना? तो चलो कमेंट करके बताना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।